नमस्कार। आज की इस विशेष गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही खास है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो हिंदी साहित्य की एक बेहद लोकप्रिय और कालजयी रचना है। धर्मवीर भारती जी का उपन्यास गुनाहों का देवता। बिल्कुल। इस उपन्यास ने न जाने कितनी पीढ़ियों के दिलों को छुआ है। आज हम इसके शुरुआती अध्यायों का एक विस्तृत विश्लेषण करने जा रहे हैं। और ये सिर्फ एक कहानी को पढ़ना नहीं है, मतलब ये उस दौर के समाज, इंसानी मन की उलझनों और उन जज्बातों को समझने की कोशिश है जिन्हें कोई नाम नहीं मिल पाता। सही कहा। हाँ, और इस चर्चा की शुरुआत में ही स्रोत सामग्री में दिए गए एक बहुत ही दिलचस्प विवरण पर ध्यान देना चाहिए। आप उस आवरण वाले चित्र की बात कर रही हैं ना? जी बिल्कुल। भारतीय साहित्य संग्रह द्वारा प्रकाशित जो संस्करण है, उसके कवर पर एक बहुत ही मनमोहक चित्र उकेरा गया है। बाहर से देखने पर तो वो बस खूबसूरत फूलों का एक साधारण सा दृश्य लगता है। हाँ, लेकिन अगर आप उसके रंगों और बनावट को थोड़ी गहराई से देखें तो उसमें कहानी के उस गहरे दर्द और एक अजीब सी एकांत आस्था की झलक मिलती है। मतलब वो आवरण अपने आप में एक संकेत है। बिल्कुल। ये बताता है कि जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो सतह पर जितनी सरल और खूबसूरत दिखती है, भीतर से वो उतनी ही जटिल और पीड़ादायक है। और उसी जटिलता को डिकोड करना ही आज का हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारा मिशन ये समझना है कि इस क्लासिक रचना के भीतर मानव मनोविज्ञान किस तरह काम कर रहा है। सही कहा। और हमें ये भी देखना है कि कैसे हमारे बनाए हुए सामाजिक ढांचे और इंसान की अपनी स्वाभाविक भावनाएं अक्सर एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ी होती हैं। तो चलिए सीधे उस परिवेश में चलते हैं जहां ये पूरी कहानी सांस लेती है। लेखक ने शुरुआत में ही इलाहाबाद शहर का, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, उसका बहुत ही जादुई चित्रण किया है। एकदम जादुई। लेखक ने इलाहाबाद के नगर देवता को एक रोमांटिक कलाकार की संज्ञा दी है। और ये परिवेश किरदारों की मनस्थिति समझने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि लेखक ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस शहर की बनावट, यहाँ की जिंदगी और लोगों के रहन में कोई कसाव नहीं है। मतलब कोई बहुत बंदे बंधाए या कठोर नियम नहीं है जो इंसानों को जकड़ कर रखे हैं। बिल्कुल। हर जगह एक उन्मुक्त खुलाव है, एक बिखरी हुई सी अनियमितता है जो बहुत आजाद महसूस कराती है। स्रोत सामग्री में इस आजादी को मौसम के जरिए बहुत ही काव्यात्मक ढंग से समझाया गया है। हाँ, वो लाइनें कि यहाँ की सुबह मलाई जी है, दोपहर अंगारी है तो शाम रेशमी है। जो लोग इन शब्दों से थोड़े अपरिचित हैं उनके लिए इसे थोड़ा आसान कर देते हैं। मलाई जी होने का मतलब है कि यहाँ की सुबह में चंदन जैसी एक खास महक और ठंडक है। और अंगारी दोपहर का अर्थ है कि दिन के वक्त सूरज एकदम दहकते हुए अंगारे बरसाता है। और फिर शाम एकदम रेशमी हो जाती है, यानी मुलायम और सुकून भरी। ये पूरा परिवेश सिर्फ कहानी का एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि ये उन किरदारों की बेफिक्र और आजाद भावनाओं का एक आईना है जिनसे हम मिलने वाले हैं। बिल्कुल। और इसी रोमानी माहौल में हमारा परिचय मुख्य किरदारों से होता है, चंदर और सुधा। अगर हम चंदर की व्यक्तित्व का विश्लेषण करें तो वो अर्थशास्त्र का एक बहुत ही होनहार रिसर्चर है। और स्वभाव से वो बेहद गंभीर है। गंभीर, अपने आदर्शों पर चलने वाला और थोड़ा शर्मीला भी। वो अपने प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला का बहुत सम्मान करता है, उन्हें पिता तुल्य मानता है। और धीरे धीरे उनके घर के एक पारिवारिक सदस्य जैसा ही बन गया है। लेकिन इसके ठीक विपरीत है सुधा का किरदार। अरे हाँ, सुधा तो डॉक्टर शुक्ला की बेटी है, लेकिन चंदर से एकदम अलग। एकदम अलग। वो चुलबुली है, जिद्दी है, भावनाओं से लबालब भरी हुई है, पूरे घर को अपने नियंत्रण में रखने वाली एक अल्हड़ लड़की। इन दोनों के बीच जो एक अनकहा बिना नाम का रिश्ता है ना, वही स्रोत सामग्री का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। बिल्कुल। मुझे इनके बीच के कुछ छोटे छोटे किस्से बहुत ही प्यारे लगे, जैसे वो चाय वाला वाकया। हाँ, वो चाय वाला किस्सा बहुत मजेदार है। चंदर को चाय पीनी है और सुधा उसके प्याले में चाय के नाम पर मुंह तक सिर्फ दूध भर देती है और उसमें बस नाम मात्र का चाय का पानी डाल देती है। और चंदर, जो विश्वविद्यालय में एक गंभीर रिसर्चर है, जिसके सामने अच्छे अच्छे लोग सोच समझ कर बोलते हैं, वो इस दूधिया चाय को देखकर एकदम बेबस हो जाता है। हाँ, वो कोई शिकायत नहीं करता, बस चुपचाप उसे पी लेता है। इस वाकये के साथ साथ वो नान खटाई वाला किस्सा भी बहुत महत्वपूर्ण है उनके रिश्ते के मनोविज्ञान को समझने के लिए। वो किस्सा तो सच में सोचने पर मजबूर करता है। सुधा अपने पिता से छुपकर, अपने आंचल में लपेटकर चंदर के लिए नान खटाई लेकर आती है। और चंदर उस वक्त अपने शोध का कोई जटिल चार्ट बनाने में व्यस्त होता है। वो नान खटाई खाता है और फिर उसकी उंगलियों में जो नीली स्याही लगी होती है
वो बिना एक पल सोचे सीधे सुधा के उसी आंचल से अपनी उंगलियां पोंछ देता है। और सुधा बस थोड़ा सा झल्लाती है और उस स्याही लगे आंचल को अपनी कमर में खोंस कर अपना काम करने लगती है। ये सीन पढ़ने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा अर्थ है। जाहिर है, किसी और के कपड़े से अपने स्याही भरे हाथ पोंछ देना कोई आम बात तो नहीं है। यहीं पर मनोविज्ञान का वो पहलू सामने आता है। अगर हम इस आचरण का विश्लेषण करें तो इन दोनों के बीच एक गहरा अधिकार और मानसिक अनुशासन दिखाई देता है। बिल्कुल। सुधा कोई शांत या दब्बू लड़की नहीं है, वो पूरे घर से लड़ती है। अपनी हेडमिस्ट्रेस तक को पीठ पीछे एलिफेंटा कहकर चिढ़ाती है। हाँ, दुनिया भर के नियमों से बगावत कर सकती है, लेकिन वही सुधा चंदर की आंख के एक छोटे से इशारे पर एकदम स्थिर हो जाती है। सुधा की शांत हवा की तरह। ये एक ऐसा प्रेम है जो इतना स्वाभाविक है कि दोनों में से कोई भी इसके प्रति जागरूक ही नहीं है। मतलब वे इस रिश्ते को किसी परिभाषा में नहीं बांधते। नहीं। ना तो चंदर को ये इल्म है कि वो सुधा के प्यार में गिरफ्तार है, और ना ही सुधा ने कभी इस अधिकार को मोहब्बत का नाम दिया है। और यही इसकी सबसे बड़ी विडंबना भी है। वे दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी रहने की कल्पना नहीं कर सकते। ये जुड़ाव तो हवा या धूप की तरह उनके जीवन में घुल चुका है। लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि क्या समाज के स्थापित नियम इस तरह की आज़ादी को कभी स्वीकार करेंगे? और यहीं पर स्रोत सामग्री हमें डॉक्टर शुक्ला के रूप में समाज के कड़े पारंपरिक ढांचे से मिलवाती है। डॉक्टर शुक्ला का नजरिया इस कहानी में एक बहुत बड़ा वैचारिक मोड़ लेकर आता है। वो केवल एक पिता नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े विद्वान और समाजशास्त्री भी हैं। जब चंदर उनसे समाज, जाति और प्रेम विवाह के बारे में बहस करता है तो वो बहुत स्पष्ट तर्क रखते हैं। उनका दृढ़ता से मानना है कि जाति व्यवस्था समाज के संतुलन और ठहराव के लिए बहुत जरूरी है। और वो प्रेम विवाह यानी लव मैरिजेस को अक्सर असफल मानते हैं। मुझे यहाँ उलझन हुई कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद वो प्यार को अहमियत क्यों नहीं देते? देखिए, उनका तर्क व्यक्तिवाद के बजाय समाज के एक बहुत बड़े दृष्टिकोण पर आधारित है। डॉक्टर शुक्ला का मानना है कि विवाह केवल दो लोगों की भावनाओं या क्षणिक आकर्षण का मामला नहीं है। उनके अनुसार विवाह सांस्कृतिक समानता का मामला है। अच्छा, तो उनका तर्क है कि अलग अलग जातियों और परिवेश के लोग जब शादी करते हैं तो शुरुआत में तो भावनाएं हावी रहती हैं, लेकिन लंबे समय में उनका मानसिक और सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो उनके कहने का अर्थ यह है कि शादी के वक्त जो प्रेम होता है वो भविष्य की कठिन परिस्थितियों में टिकेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बिल्कुल, इसीलिए वो व्यक्ति की भावनाओं से ऊपर उठकर सामाजिक नियमों और एक जैसी संस्कृति वाले परिवारों में विवाह को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं। ये उनका समाजशास्त्रीय सत्य है। लेकिन इन आदर्शों से एकदम अलग स्रोत सामग्री हमें एक और दुनिया में ले जाती है, पम्मी और उसके भाई बर्टी की दुनिया में। यथार्थवाद और कड़वी सच्चाई की दुनिया। पम्मी का यथार्थवाद जीवन की वो नंगी सच्चाई है जो किसी आदर्श को नहीं मानती। पम्मी एक एंग्लो इंडियन महिला है जिसका तलाक हो चुका है। वो आजाद ख्यालों की है, सिगरेट पीती है और विवाह नाम की संस्था को एक बहुत बड़ा धोखा मानती है। और उसका ये नजरिया यूं ही हवा में नहीं बना है, इसके पीछे एक बहुत ही हृदय विदारक त्रासदी छिपी है। बर्टी का प्रसंग बहुत ही मार्मिक है। बर्टी अपनी मृत पत्नी की याद में एक बहुत ही खूबसूरत गुलाब का बगीचा पालता है। बीमारी की हालत में भी उन गुलाबों की देखभाल करता है, क्योंकि वो मानता है कि उसकी पत्नी एक देवी थी जो उससे बेइंतहा प्यार करती थी। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। सच्चाई ये थी कि वो कोई देवी नहीं थी, बल्कि उसने बर्टी को एक ब्रिटिश सार्जेंट के लिए धोखा दिया था। और बर्टी अपने भोलेपन में इस दुखद भ्रम को पाले हुए हैं। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। बर्टी को लगता है कि कोई उसके बगीचे से गुलाब चुरा रहा है, पर असल में पम्मी खुद छुपकर अपने भाई के वो गुलाब बेरहमी से तोड़कर फेंक देती है। ये पम्मी की एक बहुत आक्रामक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसे उस खूबसूरती से चिढ़ है जिसकी नींव ही झूठ और धोखे पर रखी गई हो। उसका मानना है कि अगर एक फूल के खूबसूरत दिखने के लिए इतनी बड़ी ट्रेजेडी और फरेब जरूरी है, तो ऐसी खूबसूरती पर लानत है। वो अपने भाई को उस झूठे भ्रम में जीते हुए नहीं देख सकती। ये चंदर और सुधा के रिश्ते के एकदम विपरीत एक स्याह सच्चाई है। एक तरफ वो रिश्ता है जहां कोई नाम नहीं है लेकिन रग रग में वफादारी है, और दूसरी तरफ बर्टी का रिश्ता है जहां शादी का नाम तो है पर बुनियाद में सिर्फ धोखा है। इसी विरोधाभास को समझने के लिए स्रोत सामग्री में सुधा की एक दोस्त गेसु का किरदार आता है। गेसु उम्र में तो सुधा के ही बराबर है, लेकिन उसकी परिपक्वता कहीं ज्यादा गहरी है। कॉलेज के मैदान में बादलों को देखते हुए सुधा मासूमियत से कहती है कि काश वो कभी शादी ना करे,
ताउम्र आजाद रहे, जैसे अभी चंदर के साथ है। उसी पल गेसु उसे एक गंभीर चेतावनी देती है। वो समझाती है कि ऐसा प्यार जिसे इंसान खुद से भी छुपाता है, जिसे स्वीकारने से डरता है, वो प्यार जब टूटता है तो दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द देता है। गेसु एक बहुत ही खूबसूरत रूपक का इस्तेमाल करती है। वो कहती है कि ये ऐसा है जैसे कोई इंसान नींद में चल रहा हो और उसे अचानक पता चले कि उसका सिर किसी के कदमों पर रखा था और वे कदम अचानक वहां से खींच लिए गए। तब जो नींद टूटती है उसमें इंसान बुरी तरह बिखर जाता है। वो सुधा को इसी भयानक दर्द से आगाह करती है। ये चेतावनी आगे आने वाले तूफान का बहुत बड़ा संकेत है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे समाज की परंपराएं इंसान को उसकी भावनाओं से दूर कर देती हैं। और अगर समाज के खोखलेपन की बात हो ही रही है तो बुआ और बिनती का जो प्रसंग है वो इस सामाजिक पाखंड को पूरी तरह उधेड़ देता है। बुआ का दोहरा चरित्र बाहरी दिखावे और आंतरिक क्रूरता को दर्शाता है। वो डॉक्टर शुक्ला की विधवा बहन है और डॉक्टर शुक्ला और चंदर जैसे बाहरी लोगों के सामने उनका व्यवहार इतना मीठा होता है कि कोई यकीन ही नहीं कर सकता। हमेशा धर्मकर्म और त्याग का दिखावा, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे अपनी ही बेटी बिनती के साथ उनका बर्ताव बेहद क्रूर है। वो उसे भयानक गालियां देती हैं। स्रोत में लिखा है कि वो कहती हैं, गला घोंट देत या मूंग दलत है। और बिनती बस चुपचाप दीवार के सहारे आंसू बहाती रहती है। एक माँ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? समाजशास्त्र के नजरिए से देखें तो ये उस ढांचे का परिणाम है जहां एक विधवा स्त्री को समाज में कोई अधिकार या आवाज नहीं दी जाती। तो वो अपनी सारी कुंठाएं अपनी ही कमजोर बेटी पर उतारती हैं, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन का और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। और इस ढांचे की सबसे बड़ी अमानवीयता तब सामने आती है जब विवाह को एक बाजार के रूप में दिखाया जाता है। हाँ, दुबे जी का प्रसंग। ये प्रसंग विवाह के नाम पर होने वाले सौदों पर एक बहुत ही तीखा डार्क ह्यूमर पेश करता है। दुबे जी, जो बिनती के होने वाले ससुर हैं, उनका शारीरिक चित्रण ही कहानी में एक डरावनी स्थिति पैदा कर देता है। स्रोत में उन्हें 2.5 मन की लहास यानी लगभग 100 किलो की एक बेजानदेह कहा गया है। वो घर आते हैं, पलंग पर लेटते हैं तो लगता है पलंग चरमराकर टूट जाएगा। वो डटकर नाश्ता करते हैं, फिर कहते हैं कि अब कुछ नहीं खाएंगे, और ठीक उसी क्षण एक पूरा विशाल गिलास भरकर शरबत गटागट पी जाते हैं। ये शारीरिक हास्य तो केवल सतह पर है, इसके बाद जो होता है वो समाज का काला सच उजागर करता है। डॉक्टर शुक्ला विनम्रता से बिनती की शादी जाड़े के मौसम तक टालने का प्रस्ताव रखते हैं। दुबे जी नखरे दिखाने के बाद मान जाते हैं, लेकिन एक लंबी चौड़ी लिस्ट रख देते हैं। कपड़ों, पैसों और हर त्योहार पर नजराने की पूरी शर्तें तय करते हैं। और सबसे भयंकर हिस्सा वो है जब बात पक्की होती है। हाँ, वो अपनी धोती की टेंट से एक मैला, मुड़ावा और तेल लगा 5 रुपए का नोट निकालते हैं और उसे डॉक्टर शुक्ला के हाथ में थमाकर कहते हैं, लो अब बात पक्की हो गई। जरा सोचिए, एक इंसान की जिंदगी का सौदा महज एक मुड़े हुए 5 रुपए के नोट और लालची शर्तों पर तय कर दिया जाता है। यहीं पर डॉक्टर शुक्ला के उस सांस्कृतिक समानता वाले सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्या सांस्कृतिक समानता का मतलब सिर्फ एक जैसी जाति में विवाह करना है? भले ही वहां लालच और सौदेबाजी की संस्कृति हो, क्या यही वो आदर्श समाज है जिसे बचाने की बात वे चंदर से कर रहे थे? ये बहुत गहरा विरोधाभास है, और इस भारी दबाव का असर चंदर के मन पर कैसे पड़ता है, ये इस विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब बिनती की शादी टल जाती है तो बुआ अचानक प्रस्ताव रखती हैं कि सुधा की शादी जल्द से जल्द इसी आषाढ़ के महीने में ही तय कर दी जाए। और जैसे ही सुधा की शादी की बात चंदर के कानों में पड़ती है, उसके भीतर एक मनोवैज्ञानिक भूचाल आ जाता है। स्रोत के अनुसार उसका दिमाग घूम गया था। लगा जैसे एक असहनीय दर्द था जो उसकी नस नस को तोड़ गया। चंदर, जो हमेशा समाज सुधारने की बात करता है, वो सुधा की शादी की बात सुनते ही सुन्न पड़ जाता है। एक भयंकर खालीपन और शारीरिक टीस उसे घेर लेती है। ऐसा क्यों होता है कि जो बात खुशी की होनी चाहिए वो उसे पीड़ा दे रही है? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये वो क्षण है जहां चंदर के अवचेतन मन में छुपा सुधा के प्रति उसका असीम प्रेम और उसे खोने का डर, हाँ, वो डर पहली बार उसके चेतन मन के आदर्शों को तोड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहा है। वो असहनीय पीड़ा उस सत्य की दस्तक है जिसे उसने अब तक खुद से भी छुपा कर रखा था। ये अलार्म है जो कह रहा है कि तुम जिसे सिर्फ जिम्मेदारी समझ रहे हो वो असल में तुम्हारी सांसों का हिस्सा है। आगे की कहानी में पता चलेगा कि क्या चंदर इस प्यार को स्वीकार कर पाता है। लेकिन इस पूरी चर्चा को अगर हम आज के समय से जोड़ें
तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या आज भी हम चंद्र की तरह अपनी सबसे सच्ची भावनाओं को पहचानने से डरते नहीं हैं? हम सब अपने जीवन में झांक कर देखें तो पाएंगे कि आज भी हम समाज के नियमों, करियर और लोग क्या कहेंगे कि इतने भारी आवरण ओढ़ लेते हैं कि हम अपने मन की सबसे सच्ची आवाज नहीं सुन पाते। चंद्र और सुधा का जुड़ाव कितना सच्चा था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं दिखाई। और ऐसे अनसुलझे रिश्तों का नतीजा क्या होता है? एक अंतहीन मानसिक उलझन। बिना समझे और स्वीकार किए गए रिश्ते अक्सर जीवन में गहरी पीड़ा का कारण बनते हैं। आज हम सोचते हैं कि हम बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, डॉक्टर शुक्ला की तरह लॉजिकल फैसले लेते हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम भीतर भावनाओं के एक तूफान को दबा रहे होते हैं। और जब वो दबा हुआ तूफान फूटता है तो इंसान के व्यक्तिगत जीवन को तहस नहस कर देता है। गेसु की वो चेतावनी हर पीढ़ी के लिए सच है। जो दर्द इंसान खुद मोल लेता है, अपनी सच्ची भावनाओं को छुपाकर, उस दर्द का दुनिया में कोई इलाज नहीं होता। तो इस चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि गुनाहों का देवता के ये अंश केवल एक साधारण प्रेम कहानी नहीं है। ये मानव मन के अंतर्विरोधों, हमारे खोखले पाखंडों और उन गहरी भावनाओं का दस्तावेज है जो कभी शब्दों में बयां नहीं की जा पाती। चंद्र का आदर्शवाद, सुधा का भोलापन, पम्मी की सच्चाई और बुआ का पाखंड, ये सब मिलकर हमारे समाज का एक सच्चा चित्र उकेरते हैं। और अंततः ये रचना हमें उस चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां समाज के नियम और मन की आवाज आमने सामने होते हैं। और इंसान को किसी एक को चुनना ही पड़ता है। इसी दिलचस्प मोड़ पर हम इस गहरे विश्लेषण को विराम देते हैं। लेकिन जाते जाते जो लोग सुन रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल छोड़ रहे हैं। समाज ने इंसान की सुरक्षा और संतुलन को बनाए रखने के लिए जाति, विवाह और आदर्शों की जो दीवारें खड़ी की हैं, क्या वही दीवारें अंततः इंसान की सबसे स्वाभाविक भावनाओं की सबसे बड़ी जेल बन जाती हैं? क्या कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े गुनाह वे नहीं होते जो हम जानबूझकर करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हम समाज के डर से महसूस करने से ही इनकार कर देते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार।